मैं चैलेंज करता हूँ योगी को, अरे हमारा एक दाढ़ी टोपी वाला एक मदरसे का फारिग खड़ा होता है, उनसे जिस ज़बान में बात कराना वो बात करने के लिए तैयार है। आज उर्दू पढ़ने वाले को तुम कटमुल्ला कहते हो, यही उर्दू पढ़ने वाला, यही बोरिया नशीन कुरान पढ़ने वाला, यही इस मुल्क, ये मुल्क जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो गया था, सबसे पहले आज़ादी का झंडा उलमा ने उठाया। अब कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये मुँह का अनाज यहाँ तैयार होता है कि हमारी दुकानदारी कम हो जाए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब आदमी, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, एमआईएम का हो, चाहे जेडीयू का हो, सब लोग मिल करके एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और मुकाबला करें। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर हासिल कर सकते हैं। कि जो लोग भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखने के बजाय खाना खाते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहा है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और किशनगंज एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब, जो कि आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में हो या फिर हाल ही में जो बजट पेश किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, इन चीज़ों के बारे में बात हो, और भी कई सारे दिगर मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले हैं, और इस चुनाव में घमासान मचने वाले हैं। जी हाँ, और इस चुनाव में जो दावेदार है ये मुफ्ती अतर जावेद साहब भी दावेदार है, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से है, एआईएमआईएम पार्टी से। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले केडीबी लाइव में। सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका अभी हाल ही में निकाह हुआ है। अल्लाह आपके निकाह को कबूल फरमाए। और चूँकि शाबान के महीने में आपका निकाह हुआ, आखिर में शाबान रमज़ान दोनों का पावर एक ही तरह है, आपका निकाह हुआ, अल्लाह आपके इस निकाह को मुबारक फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे सबसे पहले सवाल करेंगे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में क्या मतलब कि क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों से? सबसे पहले तो मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम देशवासियों को और सीमांचल के ख़ासतौर पर नौजवानों को, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको रमज़ान के इस मुक़द्दस और पाक महीने तक हम लोगों को ज़िंदा रखा, सलामत रखा। हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह से हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहरी, अफ्तार, तरावी, तमाम चीज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास तौर पर इस मुक़द्दस महीने के अंदर गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों, लाचार लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये महीना गमखारी का महीना है और बहुत ही जहन्नम से खुलासी का महीना है। इस महीने के अंदर जितनी नेकी किया जाए बहुत कम है। बहुत से लोग अभी भी देखते हैं कि इस रमज़ान के महीने में पहले जैसे ही मतलब कि बुराई काम में लगे हुए रहते हैं, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि रमज़ान है या कुछ और। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि रमज़ान के महीने में सब तो जानते हैं कि रोज़ा नमाज करना चाहिए, उसके अलावा और क्या, अब इसके बारे में क्या बताएं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखने के बजाय खाना खाते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहा है। अल्लाह की रहमत पुकार रही है, अल्लाह की रहमत हम सबको पुकार रही है कि भाई अल्लाह की रहमत में आइए और कुरान की तिलावत कीजिए, रोज़ा रखिए। बहुत सारे नेकी का काम है जो हम अब बता नहीं सकते, एक एक काम रमज़ान में नेकी का है। अब उसके बावजूद अगर कोई नेकी छोड़कर गुनाहों में मुब्तला हो जाए तो महरूमुल किस्मत की बात है। अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इतना बड़ा इतना मुक़द्दस महीना है कि अगर कोई आदमी रोज़ा ना रखे और बबांग दोहल खाए पिए होटलों में जाए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। एक तरफ अल्लाह की रहमत पुकार रही है, एक तरफ वो अल्लाह के गज़ब को पुकार रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह से दुआ करें, हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें भी नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे अगला सवाल ये है कि रमज़ान के महीने में देखा जाता है कि बहुत से लोग इफ़्तार पार्टी करते हैं, इफ़्तार दावत देते हैं। पार्टी आपने भी सुनी होगी, बहुत तरह की पार्टी होती है, तो इफ़्तार को लेकर एक पार्टी का नाम दे दिया गया है, तो क्या पार्टी नाम सही है? देखिए, लोग आमतौर पर इसको बोल रहे हैं, अफ्तार का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, अफ्तार का पार्टी बोल देता है, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई आदमी, सही आदमी अफ्तार का प्रोग्राम करा है
तो आदमी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है कि जब कोई अफ्तार देते हैं, दावत देते हैं लोगों को, तो ठीक है, कोई कहते हैं अफ्तार है देते हैं सवाब की नीयत से हो तो ठीक है, लेकिन वही अगर अफ्तार दें और ये सोचें कि इससे हमको फ़ायदा होगा दुनियावी तौर पर, चाहे अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो तो ये सोचते हो कि इससे मुझे वोट बैंक मिलेगा, दिल में ये चीज़ बात हो तो क्या एक मतलब कि उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो खैर बहरहाल गलत है। अफ्तार कराना खुद सवाब का काम है। अफ्तार कराना ये खुद सवाब का काम है। जब आदमी एक सवाब का काम करता है उस पर फिर कोई नियत कर लेना, ये अलग बात है कि अफ्तार पार्टी कराने वाला खुद नियत कर लेता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अब इस पर जिसको भी बुलाया जाता है ये उन पर मुनहसिर है कि किन के अफ्तार में जाना चाहिए, कौन लोग नेक है, कौन किस नियत से बुला रहा है, तो उसको जाना चाहिए। अफ्तार में बुला रहा है, मैं भी अपने अफ्तार, लेकिन मैं खुद अपने मेरे कुछ लोग अहबाब हैं दूसरे मुल्क में भी है, वो कहते हैं वो अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई गलती है, कोई भी अफ्तार कराए अच्छी बात है, तो हम भी कभी कभी कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि नियत साफ़ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की नियत यही होती है कि हम अफ्तार में बुलाएंगे और अफ्तार करा के उससे हम वोट लेंगे, तो ये गलत बात है। फिर उसको इश्तिहार में तशहीर करना, वायरल करना यूट्यूब में, ये गलत है। अलग मतलब सवाल पूछना चाहेंगे ये रोज़ा रमज़ान से मतलब कि हट करके योगी के बारे में। उन्होंने उर्दू के बारे में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो सभी उर्दू प्रेमी इसके ख़िलाफ़ हैं। एक शेर है कि उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, कम वक्त ये बातें भी उन्होंने उर्दू में कही है। और एक और शेर है कि हिंदी में और उर्दू में फ़र्क है तो बस इतना कि वो देखते हैं ख्वाब तो हम देखते हैं सपना। और इस तरह की उर्दू को मिटाने के लिए उर्दू के ख़िलाफ़ योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सदन में बयान दिया है जहाँ से पूरे प्रदेश चलता है और लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उसको कंडम करता हूँ और मैं मजम्मत करता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी का। एक सबसे पहली बात है नावाकफियत की दलील है। आज उन्होंने कहा कि जो भी उर्दू पढ़ने वाला है कटमुल्ला है। मैं चैलेंज करता हूँ उनको, अगर उनमें हिम्मत है, मैं भी एक आलिम दीन को, कासमी हो, देवबंद का फारिग हो या बरेली शरीफ का फारिग हो, आजमगढ़ का हो, लखनऊ का हो, एक फारिग शुदा वहाँ का निकले और जिस ज़बान में बात करना हो, मैं चैलेंज करता हूँ योगी को कि वो कहीं पर मंच शेयर करे और चैलेंज करे। हमारा एक दाढ़ी टोपी वाला एक मदरसे का फारिग खड़ा होता है, उनसे जिस ज़बान में बात कराना वो बात करने के लिए तैयार है। क्या आजकल वो ये समझ लिया कि मौलवी सिर्फ उर्दू ही पढ़ता है? उर्दू हमारी ज़बान है, उर्दू तहज़ीब की ज़बान है, उर्दू हमारी जान है। और मैं बता रहा हूँ कि उर्दू यहाँ पर ज़िंदा रहेगी और उर्दू हमेशा बोली जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये उनकी अक्कासी है। आज उर्दू पढ़ने वाले को तुम कटमुल्ला कहते हो, यही उर्दू पढ़ने वाला, यही बोरिया नशीन कुरान पढ़ने वाला, यही ये मुल्क जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो गया था, सबसे पहले आज़ादी का झंडा उलमा ने उठाया, जिसको तुम कटमुल्ला कह रहे हो। ये शर्म होने की बात, शर्म की बात है, ये बहुत गैरत की बात है। और उसको पब्लिक आवाम, देखिए मैं कहता हूँ कि अब आप हमारी इबादत गाहों को, हमारी यानी वो ज़बान समझ रहा है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ये तो बेवकूफ़ी है। सबसे पहले तो यही नहीं समझ रहा है कि ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है, तहज़ीबी ज़बान है। उसको क्या समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों की ज़बान है। कहा जाता है कि उर्दू तो उत्तर प्रदेश से ही उत्पन्न हुई है और उर्दू उत्तर प्रदेश से ही पूरे मुल्क में, और जहाँ पर जिस जगह पर वो राजधानी है लखनऊ तो उर्दू का एक गहवारा है, वहाँ से तहज़ीब तमद्दुन पूरे मुल्क में वहाँ से निकलता है। तो अब एक आदमी इतना मतलब समझ से बाहर बात है, और ये सिर्फ इसलिए वोट बैंक करने के लिए कि ताकि हम, बीजेपी में यही बात है, जितना मुसलमानों को गाली, जितना भी उर्दू के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जितना मस्जिद के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जितना, तो उसको उतना वोट बैंक करना है उसको, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कही कि बीजेपी जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे उतना वो उभर करके मतलब कि वरिष्ठ नेता कहलाएंगे। वहीं अपना किशनगंज से एक नेता है बीजेपी के, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जो कि अक्सर अपने भाषणों में कहा करते हैं, पहले कहा करते थे चुनाव में कि हाँ, नफ़रत के नाम पर, ना सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं, मोहब्बत के नाम पर। अब वही दिलीप कुमार जायसवाल ऐसा बयान दे रहे हैं
जो खास करके एक समुदाय के लोगों के दिल पर ठेस पहुंचती है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया लालू प्रसाद यादव को लेकर के, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर के कोई बात कही थी, तो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी हज में जाने से रोकने के लिए बात कह सकते हैं, यानी कि उनको मुसलमानों का सहारा लेना पड़ा उसको मतलब जवाब देने के लिए। वहीं पर एक और बातें कही है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन था। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, जो कि पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन था। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तौर पर देखा जाए तो एक तौर पर ये मोहब्बत की बात करते हैं, दूसरी तरफ पर खुले तौर पर ये नफरत की बात करते हैं। देखिए, ये बात कहना कि मुग़ल के ज़माने का जो भी आसार है हम उसको मिटा देंगे, या जो नाम है उनके नाम से, जो भी बात हमने भी उस वीडियो को सुना, ये बहुत मतलब अफसोसनाक बात है। और हम ये नहीं समझ रहे थे कि डॉक्टर साहब की ज़बान से ये बात निकलेगी। अब पता नहीं उनको प्रमोशन के लिए उन्होंने ये जुमला बोल दिया या क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि जिस जगह से वो जीते हैं ये माइनॉरिटी का इलाका है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। हमेशा यहाँ के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, सबों ने मिल करके उनको एमएलसी जिताने का काम किया, तकरीबन 3 टर्म से। सवाल इस बात का है कि वो किस बुनियाद पर और किस वजह से उन्होंने ये जुमला बोला है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, आप इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों के मुद्दे पर, चाहे मस्जिद का मामला हो, खानका का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, जो भी मामला हो, जितनी पार्टियां हैं, पार्टियों के ख्यालात अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका जो है मकसद एक ही है। आज वक्त तरमीम बिल पर कोई आदमी खड़े होकर तैयार नहीं है, कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक अकेला अवैसी सदन से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद कर रहा है कि सबकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सबको बताने की ज़रूरत है। आज अगर कोई दलित के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो हिंदुस्तान का तमाम दलित उसके लिए खड़े हो जाते हैं, सारे लोग खड़े हो। लेकिन अभी हम सबको जो देश में हो रहा है, ये ब्राह्मणवादी का सिलसिला चल रहा है। अगर देश में दलित नहीं बेदार हुए और माइनॉरिटी के लोग बेदार नहीं हुए तो पूरे देश के अंदर ये लोग तबाही लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फिर बीजेपी ही लगातार सत्ता में आ रही है, बीजेपी ही लगातार अलग अलग स्टेटों को कब्जा कर रहे हैं। तो फिर क्या कहा जाए, मतलब कि अगर इस तरह से जुल्म अगर ढा रहा है तो फिर कैसे फिर वो जीत जा रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। आप एक बात बताइए, क्या 80% लोग अगर एक तरफ मुत्तहद हो जाए तो जाहिर सी बात है वो उनका तो एजेंडा क्या है। आज भी मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सेकुलर मिजाज के लोग हैं। अभी भी 90% लोग हिंदू बिरादरी में भी बीजेपी के इस पर नहीं है। कुछ लोग 30-32 अभी वोट कुछ पड़ा है उनका। सवाल इस बात का है कि हमारे वोट जब बिखर जाएंगे तो उसको फ़ायदा होता है, और जीतने का कई कारण है, जीतने का कई कारण है, और उस सब कारण को मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूँ। इतना ज़रूर है कि कई कारणों में वो जीतता है, और उसमें से एक ईवीएम भी है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पूरे देश के अंदर लोग इस बात को, कुर्सी को लालच छोड़ दे कि हमको कुर्सी मिले या नहीं मिले, सबको खड़ा होना पड़ेगा। और इस तरह से जो साम्राज्यत चल रही है, और बिल्कुल अंग्रेज़ से ज़्यादा ख़तरनाक बादशाह चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग बेदार नहीं हो, तमाम मकतब फ़िक्र के, तमाम मज़हब के लोगों को, नौजवानों को खड़े होने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला करेंगे इसका। हाल फिलहाल ही बजट पेश की गई बिहार विधानसभा में 3,17,000 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतनी बजट कभी पेश नहीं की गई है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो किशनगंज के लिए 0। देखिए, उसकी बात यह है कि जो ये माइनॉरिटी का इलाका है किशनगंज हमारा, तो इसमें हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। जब तक हमारी नुमाइंदगी असम्बली में, लोकसभा में हमारी नुमाइंदगी नहीं हुई, उस वक्त तक हम बजट का हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। यहाँ चूँकि इन लोगों को लग रहा है कि अगर बजट हम यहाँ के लिए बढ़ा देंगे तो माइनॉरिटी के लोगों को फ़ायदा होगा। हालांकि ये गलत बात है। यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ पसमानदा लोग यहीं पर रहते हैं, किशनगंज, हमारा सीमांचल में। यहाँ बजट में सबको शामिल करना चाहिए। मैं तो अभी देखता हूँ कि अररिया के प्रदीप कुमार जी अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज उन्होंने ले लिया, कोशिश किया, वो कोशिश कर रहे हैं तो ले रहे हैं, पूर्णिया वाले कोशिश कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को भी कोशिश करने की ज़रूरत है। आपको बजट पेश होने से पहले आपको इसका ये बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा।
आपको उसका गुडविल बनाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बजट के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस किस मुद्दे पर बजट हमारे इजाफा हुआ, कौन कौन से सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, तो ये करने की ज़रूरत है। और एक प्रमुख मांग है वो है एएमयू सेंटर। तो आपको पता ही है ये एएमयू सेंटर के बारे में, मतलब कि हर बार ये मुद्दा उछलता है लेकिन फिर बैठ जाता है। किशनगंज के कोई ऐसे लोग, किशनगंज के 90% से ज़्यादा लोग एएमयू के पक्ष में है कि इसका निर्माण होना चाहिए और इसमें पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहना चाहिए, लेकिन इस पर भी किसी तरह की कोई भी नेता का ध्यान नहीं है। सब तो अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर के, अलग अलग लेटर लिख करके दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है कि एएमयू को लेकर के अगर सभी नेता अगर एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर आवाज़ उठाया जाए, इस पर पहल किया जाए तो रिजल्ट नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। जैसे कि हम लोग ज़मीन के लिए उस वक्त आंदोलन जो छेड़े थे हम लोग, मौलाना उस वक्त जिंदा थे, अख्तर ईमान साहब भी थे, सारे लोगों ने जो लगा था उस वक्त, जो आंदोलन हम लोग को ज़मीन को हासिल करने के लिए करनी पड़ी थी, आज वही आंदोलन फिर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको तमाम पार्टियों को अपना झंडा रख करके एक झंडा होना चाहिए एएमयू का, और उस झंडे के तले सबको आना है और सबको एक आवाज़ होकर के इसके ग्रांट के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब तक हम एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे तो हम लड़ते रहेंगे, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अब कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एएमयू का ब्रांच यहाँ तैयार होता है कि हमारी दुकानदारी कम हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब आदमी, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, एमआईएम का हो, चाहे जेडीयू का हो, सब लोग मिल करके एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और मुकाबला करें। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि आप दावेदारी पेश किए हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के अंत में अपने दिल की बात जो बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे ख़ासतौर पर ठाकुरगंज में बहुत सारा समस्या है इस वक्त, मैं जो देख रहा हूँ, और नीतीश कुमार के तमाम काम से हम खुश नहीं हैं। सबसे पहली बात, प्रशासन इतना बेलगाम है। अभी आप देख लीजिए, कोई आदमी किसी की बात नहीं मान रहा है, बिजली का बिल मनमानी तौर पर आ रहा है, और अभी खाद बीज में भी गड़बड़ी हो रही है, वक्त पर खाद नहीं मिल पा रहा है, ये भी परेशानियां हैं। बहुत सारा समस्या है। जो कृषि विभाग का बिजली लगना चाहिए वो भी अब तक नहीं हुआ है। ये सिर्फ लेपा पोती की बात कर रहे हैं। बहुत सारा समस्या ठाकुरगंज में, बल्कि पूरे ज़िला में है, लेकिन ठाकुरगंज में भट्टा, जितना भी भट्टा वाले हैं उस इलाके में देखिए, अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या इस वक्त है पौवा खाली से कद्दू बीटा जाने वाला सड़क में। उस सड़क पर इतना जाम रहता है कि वहाँ पर अभी अंडरपास के लिए कई ये हुआ, आंदोलन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने नितिन गडकरी से मिलकर के उसको पास भी कराने का काम किया है, और वो जैसा कि आपको पता है, तो इंशाल्लाह उसका डीपीआर भी बनेगा। लेकिन अभी इस कदर जाम होता है, एक अगर जाम लग गया तो 3-3 4-4 घंटा लगता है। तो बहुत सारा समस्या, बहुत सारा सेक्टर में काम करना है, हेल्थ में करना है, एजुकेशन पे करना है, और किसानों के मामले में करना है, मजदूरों के मामले में करना है। जहाँ जहाँ भी मुद्दा होगा हम लोग मुकाबला करेंगे, और आने वाले असेंबली चुनाव के अंदर मजबूती के साथ उतरेंगे, और इंशाल्लाह बहुमत के साथ हम लोग जीत दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जो कि AIMIM के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं और ठाकुरगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, जो कि दावेदारी अपने ये पेश किए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।